नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी पर। आज हम लोग मनोविज्ञान का 7वां अध्याय में जो हमारा सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम पाठ है, इसमें हम लोग समूह की बनावट या संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने समूह का परिभाषा पढ़ा था। समूह कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दिया, समूह के प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा था, समूह की आवश्यकता क्यों हमें पड़ती है, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी बनावट और संरचना के बारे में। तो जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट में इसका लिंक पिन किया गया, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, और हम लोग समूह की संरचना या बनावट पढ़ने से पहले सबसे पहले इसकी हम लोग विशेषता के बारे में जानेंगे कि समूह की विशेषताएं जो है क्या क्या होती है। हम लोगों ने इससे पहले जितना भी चीज़ें पढ़ा था वो सब इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हम लोग आज के इस सेशन में सबसे पहले ये देखेंगे कि समूह की विशेषताएं क्या क्या है। तो समूह की विशेषताएं जो है 5 तरीके के यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहला बताया गया कि समूह एक सामाजिक इकाई है। इसके 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं इसमें, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, संबंधित रहते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है जो उसको दूसरे लोगों से क्या करती है, अलग करती है। जैसे हमारा परिवार हो गया, तो परिवार जो हमारा हो गया, ये कई लोगों का क्या है, समूह है। ठीक, कई लोगों का समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन, चाचा चाची सब लोग होते हैं समूह में। तो अब यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि लेकिन जो व्यक्ति समूह में होते हैं तो उसका क्या होता है, अपना एक पहचान होता है। अब जैसे परिवार हो गया, तो परिवार में सबसे बड़े हमारे क्या हो गए, दादा हो गए, तो उनका एक क्या है, परिवार में पहचान है। फिर हमारी दादी है, फिर हमारे माता पिता है, तो सबका अपना क्या हो गया, इस समूह में क्या हो गया, पहचान हो गया। वैसे ही अगर हम कहीं कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक समूह है। अब उसमें भी हमारा जो पद होगा वो क्या होगा, एक स्थान हमको दे रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, पहला विशेषता में कि समूह क्या होता है, एक सामाजिक इकाई होता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, और इस समूह में जो है सबका क्या होता है, एक अपना अपना जो है स्थान निश्चित होता है। दूसरा विशेषता कह रहा है कि समूह ऐसे व्यक्तियों को एक समुच्चय है जिनकी अपनी अभिलाषा एवं लक्ष्य होते हैं। व्यक्ति सुरक्षा चाहता है। समूह सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के अतिरिक्त सदस्यों की व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं एवं लक्ष्य की प्राप्ति में उनकी मदद करता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी दूसरा विशेषता ये कह रहा है कि समूह क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें सेफ्टी देता है, सिक्योरिटी देता है, और साथ ही हमें जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। हमारा खुद का भी होगा और समूह के का भी होगा। अगर जिस हम समूह से जुड़े हैं तो उनका भी हो सकता है। सभी लोग मिलकर के कामकाज करेंगे तो हम उस लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, या हमारा खुद का कोई लक्ष्य या उद्देश्य है तो हम समूह में रह करके ही प्राप्त करेंगे। तो ये दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा विशेषता कह रहा है कि समूह के सदस्यों में एक दूसरे पर निर्भर करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। बिना समूह के लक्ष्य की प्राप्ति होना संभव नहीं है। प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने काम को ठीक ढंग से करे, जिससे समूह को कोई आपत्ति ना आए और उसके लक्ष्य की प्राप्ति में कोई अवरोध ना हो। एक सदस्य की गलती का कुप्रभाव पूरे समूह पर पड़ सकता है। यानी तीसरा विशेषता ये कह रहा है कि अगर हमें जो मतलब कि व्यक्ति समूह का सदस्य है तो उसे क्या है, एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, या निर्भर रहने की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप समूह से जुड़े हैं और समूह का कोई एक लक्ष्य या कोई एक उद्देश्य है, तो एक ही व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पाएगा जब तक सभी व्यक्ति मिलकर के काम नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक व्यक्ति गलती करेगा तो समूह के लक्ष्य या उद्देश्य पर क्या पड़ेगा, कुप्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर सभी मिलजुल करके सही तरीके से काम कर रहे हैं तो वो अपने लक्ष्य को क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ये तीसरा जो है आपका विशेषता था कि सभी मिलजुल करके काम करेंगे तो वो उनका क्या होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगा। और चौथा जो है आपका विशेषता दे रहा है कि समूह के सदस्य समूह के सामान्य लक्ष्य के अतिरिक्त अपनी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए भी उनको एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, और वे संयुक्त रूप से कार्य करके अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की क्या करते हैं, संतुष्टि करने में सफल होते हैं। तो ये चौथा विशेषता था। इसी तरह अगर हम लोग पांचवा विशेषता देखेंगे तो पांचवा विशेषता में कहा गया कि समूह में व्यक्तियों का एकत्रीकरण होता है। यानी समूह में व्यक्ति क्या होते हैं, आपस में एक मतलब कि मिलते हैं, एकत्रित होते हैं, और जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है कि संबंध होता है, और समूह के प्रतिमानों के अनुरूप वो होते हैं। प्रत्येक सदस्य निर्धारित प्रतिमानों का पालन करते हुए अपने कार्यों का निष्पादन कर समूह प्रत्येक व्यक्ति से या सदस्य से अपेक्षित व्यवहार की आशा करता है। तो ये 5 विशेषताएं थी। 5 विशेषताओं को भी हमें जानना जरूरी है।
समूह में हम जुड़ते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, सुरक्षा के लिए, समूह के लक्ष्यों की मतलब की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, जुड़ते हैं। उसमें हमारा खुद का एक स्थान होता है, हम सभी मिलजुल करके काम करते हैं, हमारा भी खुद का लक्ष्य होता है, समूह का भी लक्ष्य होता है, और हम एक प्रतीकों, सिंबलों को मान करके क्या करते हैं, अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ये 5 तरह के विशेषताओं को बताया गया है, तो वो विशेषताएं जो है इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, विशेषताओं को जानना भी जरूरी है। अब कहा जा रहा है कि यहाँ इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि समूह का एकत्रीकरण कैसे और कितने प्रकार से होता है। यानी अगर हमें समूह को एकत्रीकरण करना है तो कितने प्रकार से होता है। यानी एकत्रीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि एकजुट करना। तो एकजुट कब होगा, भीड़ के रूप में, जिसको हम लोग क्राउड बोलते हैं, और दूसरा आपका दे रहा है टीम या दल, और तीसरा आपका जो है दर्शक गण और श्रोता। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि भीड़ की अगर हम लोग बात करेंगे क्राउड का, तो क्राउड क्या होता है, भीड़ होता है एक अविवेकीय रूप से होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर रोड पर आप चल रहे हैं और किसी व्यक्ति का किसी कार से या किसी भी चीज से दुर्घटना हो गया, तो वहाँ पर लोग क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं उसको देखने के लिए कि क्या हुआ है, क्या बात है। और जब एम्बुलेंस आता है और उस व्यक्ति को उठा कर ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर देता है, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, भीड़ समाप्त हो जाता है। तो भीड़ क्या होता है, एक अविवेकीय रूप से होता है, या फिर जहाँ कहीं भी ये क्या होता है, अचानक से प्रकट हो जाता है। उसी तरह अगर हम टीम या दल की बात करेंगे, तो जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि कई सारे प्लेयरों का क्या होता है, ये समूह होता है। जैसे क्रिकेट की बात करेंगे तो इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी होते हैं, हॉकी में भी होते हैं। तो ये 11 दल या टीम है। तो ये भी क्या है, एक तरह का आपका क्या हो गया कि समूह का निर्माण कर रहे हैं। तो ये लोगों का क्या हो रहा है, एकत्रीकरण हो रहा है। वैसे ही दर्शक गण, अगर मान लीजिए कोई मैच चल रहा है तो उसमें लोग क्या होते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं, तो दर्शक गण के रूप में है। जब मैच खत्म हो जाता है तो वो क्राउड खत्म हो जाता है, तो एकत्रीकरण क्या हो गया, यहाँ पर समाप्त हो गया। उसी तरह जो दर्शक हो गए या श्रोता, सुनने वाले हो गए, तो वो भी सुनने वाले लोग भी क्या करते हैं, कहीं मतलब किसी मंच पर भाषण हो रहा है तो वो पहुंच करके वहां बैठ करके आराम से किसी का भाषण सुन रहे हैं, तो सुनने वाले क्या हो गए, श्रोता हो गए। तो ये सब क्या है, एक समूह बना रहे हैं, जो क्या होता है, लोगों का एकत्रीकरण होता है। तो ये 3 तरीके से होता है, ये चीज ध्यान आप लोग रखिएगा। यही चीज को यहाँ पर डिटेल में जो है बताया गया है। जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि भीड़ क्या होता है, क्राउड क्या होता है, तो ये क्या है, एक समूह का एक ऐसा एकत्रीकरण होता है जो किसी एक स्थान पर जो या एक स्थिति में संयोगवश क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी अचानक से। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोग को बताया कि अगर किसी व्यक्ति का कहीं सड़क पर दुर्घटना हो जाता है, तो लोग अचानक से क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, और जब उस व्यक्ति को एम्बुलेंस आकर के अस्पताल या फिर पुलिस आती है, जांच करती है, उसको अस्पताल पहुंचाती है, तो फिर क्या होता है, क्राउड खत्म हो जाता है। उसी तरीके से हमारा टीम या दल होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का जो लोगों का एकत्रीकरण या समूहन होता है। इसमें कहा जा रहा है कि सदस्यों को अपने विशिष्ट कौशल यानी स्किल के आधार पर जो टीम या दल की लक्ष्य की प्राप्ति में भरपूर क्या करती है, इसको मदद करती है। जैसे कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम हो गया, एक फुटबॉल टीम हो गया, या प्रत्येक खिलाड़ी अपने अपने कौशलों का पूर्ण रूप से उपयोग करके टीम को जिताने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। इसी तरह तीसरा आपका क्या था, अभी इसी में जो है बताया गया है कि यहाँ व्यक्तिगत योगदानों के अतिरिक्त टीम कार्य दोनों का महत्व होता है। कहने का मतलब ये होगा, अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कोई मैच खेल रहे हैं, अब जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट ही हो गया, जब तक सभी प्लेयर अपना सहयोग, अपना साथ नहीं देंगे, तब तक कोई भी मतलब कि मैच वो नहीं जीत पाएंगे। अब जैसे हॉकी हो गया, तो इसमें अगर एक व्यक्ति केवल जो है सोचे कि हम ही गोल मारेंगे, हम ही डिफेंस करेंगे, तो कुछ नहीं संभव होगा जब तक 11 प्लेयर नहीं खेलेंगे। तो सबको खेलने का, सबका योगदान यहाँ पर क्या होता है, जरूरी होता है। तो वैसे यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ व्यक्तिगत योगदानों के अतिरिक्त क्या होता है, टीम के कार्य का जो है यहाँ पर महत्व होता है। यदि सदस्य टीम की भावना से प्रभावित होकर के कार्य न करे, तो टीम के लक्ष्य की प्राप्ति में क्या होती है, संभव नहीं हो पाती है। और कहने का तात्पर्य यह है कि दल के प्रत्येक सदस्य एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर रह करके लक्ष्य की प्राप्ति में अपना अपना क्या करते हैं, योगदान देते हैं। उसी तरह कहा जा रहा है कि प्रत्येक टीम का एक नेता यानी लीडर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कप्तान बोलते हैं। कि कप्तान क्या करता है, उसको संचालन करता है, कि टीम को मैनेज करके रखता है कि कैसे हमें गेम खेलना है, वो हमें बताता है। सभी सदस्यों को जो है नियंत्रित करके रखता है अपने टीम के, कि ताकि आपस में वो लोग झंझट झगड़ा ना करे। तो ये क्या होता है, कप्तान को हम लोग कहते हैं। तो कप्तान जो है वो इस तरह का काम करता है। तो ये भी एक क्या हो गया, समूह का एकत्रीकरण हो गया। और अंतिम में जो मैंने आप लोग को बताया, दर्शकगण या श्रोता, तो ये भी एक एकत्रीकरण या समूहन होता है, जो व्यक्तियों के रूप में होता है। जैसे कहा जा रहा है कि किसी मैच को देखने के लिए या सिनेमा में फिल्म को देखने के लिए, या फिर जो है किसी मंच पर जो है किसी नेता का भाषण सुनने के लिए लोग क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं, इस उद्देश्य से कि उनमें क्या हो,
कि मतलब कि इन सभी मतलब कि लोग क्या हो, एकत्रित हो, भीड़ उत्पन्न हो। तो ये कब होता है? एक निश्चित जगह पर होता है, एक समय पर, एक समान उद्देश्य से क्या होते हैं, ये एकत्रित होते हैं और इनके सदस्यों के बीच कोई आवेगशीलता नहीं पाई जाती, जो कभी कभी भीड़ में देखी जाती है। भीड़ में क्या होते हैं कि आवेग हो जाता है, आवेगशीलता हो जाता है, लेकिन इनमें नहीं देखा जाता है। तो यही था हमारा जो समूह का एकत्रीकरण, जो 3 तरीके का होता है। आप लोग भली भांति इन सब चीज़ों से परिचित होंगे। अब हम समूह की बनावट या संरचना, जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, इसको हम लोग अगर देखेंगे कि समूह की बनावट कैसे होती है, इसकी संरचना कैसे होती है, तो कहा जा रहा है कि सभी समूहों की बनावट समान नहीं होती और इसके कारण व्यक्ति के व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। समूह के अनुरूप ही व्यक्ति व्यवहार करना चाहता है और समूह से अभियोजित होना चाहता है। अतः समूह की बनावट के अनुसार व्यक्तियों के व्यवहार में भिन्नता आती है। इस कारण समूह की बनावट पर ध्यान देना आवश्यक है और समूह की बनावट के अंतर्गत निम्नलिखित आवश्यक तत्व आते हैं। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमें समूह की बनावट जो होती है वो समान नहीं होती है। हर समूह का बनावट क्या होगा, अलग अलग होता है। तो हमें इसकी बनावट के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि इसके आवश्यक तत्वों को जानना हमें जरूरी है। तो पहला हो गया समूह का आकार। अगर हमें समूह का बनावट करना है, समूह की संरचना करना है, तो पहले उसके आकार के बारे में हमको जानना जरूरी है। तो कहा जा रहा है कि समूह की बनावट का ये क्या है, पहला तत्व है समूह का आकार। इसके सदस्यों की संख्या पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो समूह को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राथमिक समूह करके और एक द्वितीय समूह करके। तो प्राथमिक और द्वितीय समूह में जो है, द्वितीय समूह में अगर अंतर को हम लोग समझेंगे तो प्राथमिक में क्या होता है कि 2 से लेकर के 60 तक के 60 मतलब कि सदस्य जो है इसमें होते हैं। 2 से लेकर के 60 सदस्यों का अगर कोई समूह है तो इसको प्राथमिक समूह में रखेंगे। और अनगिनत या असंख्य अगर संख्या है किसी समूह का, मतलब जिसकी संख्या नहीं है, असंख्य है, तो वो हमारा क्या होता है, द्वितीय समूह में आता है। तो यहाँ पर पहला जो तत्व कर रहा है समूह के आकार को लेकर के, कि समूह का आकार जिस तरीके से होगा उसी तरीके से समूह की क्या होगी, संरचना होगी, उसकी बनावट होगी। ठीक ना। जैसे में कहा जा रहा है पति पत्नी, तब समूह का आकार सबसे सरल होता है और इन 2 व्यक्तियों के बीच केवल एक प्रकार का संबंध पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये होगा कि समूह का आकार जैसा होगा वैसा जो है इनमें क्या होगा, संबंध भी होगा। और छोटा समूह का आकार होगा तो उनमें एक दूसरे के बीच क्या होगा, संबंध होगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर कहीं ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पे, तो अब उसमें ऑफिस में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो आपका संबंध होगा लेकिन बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाएगा, सबसे परिचित आप नहीं हो पाएंगे। लेकिन वहीं अगर समूह छोटा है, परिवार आपका जो है वो क्या, एक समूह प्राथमिक समूह में आएगा, तो परिवार के सभी सदस्यों से आप क्या होंगे, परिचित होंगे। जैसे पति पत्नी का यहाँ पर उदाहरण दिया, तो ये क्या हो गया, एक सरल आकार हो गया समूह का, जटिल आकार नहीं है। जटिल आकार कब होगा, जब संख्या ज्यादा रहेगी, आप परिचित नहीं होंगे, संबंध आपका नहीं होगा, तब वो क्या होगा, जटिल होगा। तो ये क्या होगा, समूह का सरल प्रकार हो गया। आगे बताया जा रहा है इसी में कि समूह के सदस्यों की संख्या बढ़ने से उसका आकार भी क्या होता है, जटिल होता है। अब सदस्य बढ़ने के वजह से मतलब ये हुआ कि अब संख्या बढ़ने लगेगा। जैसे ऑफिस का मैंने उदाहरण दिया, तो ऑफिस का उदाहरण दिया तो क्या होगा कि आप सभी एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित नहीं रह पाएंगे। उदाहरण के तौर पे दे रहा है कि समूह में 3 व्यक्ति रहते हैं तो उनमें 6 प्रकार के संबंध होते हैं। 3 व्यक्ति रहते हैं तो 6 प्रकार के संबंध, कहने का मतलब समझिएगा कि तीनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, संबंध रखेंगे। ये इसके साथ रखेगा तो ये इसके साथ, ठीक। अब ये इसके साथ रखा, फिर ये इसके साथ, अब 1 2 2 2 ऐसे करके 6 हो जाएगा। उसी तरह आगे कह रहा है और जब सदस्यों की संख्या 4 होती है तो उनमें 25 प्रकार के संबंध हो जाते हैं। और इस तरह जैसे जैसे समूह में व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है, वे एक दूसरे के व्यवहार को क्या करते हैं, कम प्रभावित करते रहते हैं। तो आपको यही समझना है कि समूह जितना भी कम होगा सदस्य, उतना क्या होगा, सरल होगा हमारा संबंध। सदस्य बढ़ते जाएंगे तो हमारा संबंध जटिल होगा और ये आकार पर हमारा निर्भर करेगा। अब अगला कह रहा है समूह के निर्माण के लिए समूह में व्यक्तियों का स्थान। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि समूह में क्या होता है कि जो हम जब निर्माण करते हैं तो उसमें हमारा सभी का क्या होता है कि स्थान निश्चित होता है। जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं या फिर हमारा जो घर परिवार है तो परिवार में भी हमारा एक स्थान निश्चित होता है। तो वही चीज स्थान को लेकर के यहाँ पर कहा गया कि जब किसी समूह का सदस्य कोई व्यक्ति बनता है तो उसका संबंध समूह में अन्य व्यक्तियों से क्या होता है, उस नए सदस्य का व्यवहार समूह के अन्य सदस्यों को क्या करता है, प्रभावित करता है। साथ ही यह नया सदस्य भी अन्य सदस्यों के व्यवहार को प्रभावित करता है और यह प्रभाव सदस्यों के व्यक्तित्व के प्रकार, मनोवृत्ति, पूर्वधारणा, विश्वास, प्रेरणा आदि पर निर्भर करता है। साथ ही प्रत्येक सदस्य के समूह में एक निर्धारित स्थिति और संबंधित कार्य होता है और कहा जा रहा है यहाँ पर अनौपचारिक समूह
में व्यक्ति का कार्य पूर्णतः निश्चित नहीं होता है जैसे परिवार। यानी यहाँ पर परिवार को लेकर के बताया गया कि परिवार में जो भी अलग अलग सदस्य होंगे उन सभी का स्थान क्या होता है, निश्चित होता है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, रूप हो गया। इसी तरह परिवार के बाद कहा जा रहा है कि परिवार के हर व्यक्ति का यद्यपि कुछ ना कुछ कार्य होता है पर उस कार्य की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। औपचारिक समूह में व्यक्तियों के कार्य पूर्व निश्चित होते हैं, सदस्यों का स्थान में निर्धारित होता है, साथ ही उनके कार्य में भी जैसे किसी क्लब में भिन्न भिन्न सदस्यों को भिन्न भिन्न कार्य दिया जाता है, व्यक्ति का कार्य पूर्व निर्धारित रहता है। फिर भी व्यक्तिगत भिन्नता से यह प्रभावित होता रहता है। जब समूह के व्यक्ति आवश्यकता अनुसार स्थान ग्रहण करते हैं तो अपने कार्य को ठीक से करते हैं तथा समूह भी व्यवस्थित रहता है। इस तरह समूह की बनावट उसके सदस्यों के कार्य से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो मतलब आपको यही समझना है कि अगर हमें समूह के संरचना करना है, समूह का बनावट करना है, तो सबसे पहला तत्व ये ध्यान रखना है कि हमें समूह का आकार पर, कि समूह का आकार कैसा है, बड़ा या छोटा है। छोटा होगा तो हमारा संबंध सरल होगा, बड़ा होगा तो जटिल होगा। दूसरा कह रहा है कि हमारे समूह में व्यक्तियों का स्थान क्या होगा, तो जो भी व्यक्ति का स्थान होगा उसके कार्य को लेकर के, उसके जो है मतलब कि समूह से जुड़ने को लेकर के क्या होगा, वो स्थान उसका निश्चित होगा। और तीसरा आपका तत्व कह रहा है समूह संबंध। तो समूह में हमारा क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि समूह का आकार समूह संबंध को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कह रहा है कि छोटे समूह में सदस्यों का संबंध क्या होता है कि डायरेक्ट होता है और घनिष्ठ भी होता है, लेकिन बड़े समूहों में जो है सदस्यों का संबंध क्या होता है, अव्यक्तित होता है, इम्प्रेशनल होता है और अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट नहीं हो पाता है, इनडायरेक्ट होता है। जैसे कहा जा रहा है कि छोटे समूह में परिवार आदि आते हैं और बड़े समूह में जैसे दफ्तर हो गया, कॉलेज हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सभी आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि परिवार के साथ हमारा जो संबंध क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से, घनिष्ठ रूप से है। लेकिन क्या ऑफिस में हम अगर हैं, दफ्तर में काम कर रहे हैं, कॉलेज में है, फैक्ट्री में है, तो क्या कॉलेज में सभी लोगों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध होगा? क्या कॉलेज के अपने दोस्त मित्र के घर हम रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर जाकर के उनके साथ समय बिता रहे हैं? बताइए, केवल कॉलेज में ना उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अगर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ जो सदस्य हम जुड़ रहे हैं, जहाँ पर, वहाँ पर हम जो लोग हमसे मिल रहे हैं, केवल वहाँ उनसे बातचीत कर रहे हैं। कभी कभार रास्ते में मिल गए, कभी कभार उनके घर चले गए, बस। सभी से तो संबंध होगा नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे, समूह जटिल होगा, तो हमारा संबंध जो है अव्यक्तिक और अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर समूह छोटा है जैसे परिवार, तो उसमें हमारा संबंध प्रत्यक्ष और घनिष्ठ रूप से होता है। यही चीज़ है। तब कहा जा रहा है कि समूह जो है अगर काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उप समूह में भी यानी सब ग्रुप में भी बांट देते हैं, ज़्यादा अगर बड़ा हो जाता है तो। जैसे कहा जा रहा है, कहा कि उप समूह आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। जैसे समाज जाति के आधार पर कई उप समूहों में बंटना होता है और हर उप समूह का अपना अपना निश्चित क्या होता है, कार्य होता है। तो ये सब हमारे क्या थे, समूह के बनावट के तत्व से समूह संबंध हो गया। समूह संबंध के बाद इसी में उप समूह के बारे में बताया गया। उप समूह को आप लोग एक बार एक नज़र देख लीजिएगा। ये सब उप समूह के बारे में था। अब अगर हम लोग देखेंगे चौथा नंबर, इसी में बताया जा रहा है आपका तत्व विभिन्न सामाजिक संगठनों या समूहों के बीच संबंध को, यानी अलग अलग जो सामाजिक संगठन हो गए उससे समूह का जो बीच क्या होता है, संबंध होता है। जैसे कहा जा रहा है कि किसी भी देश में अनेक सामाजिक समूह या संगठन होते हैं, अतः ये भी समूह की बनावट को तथा व्यक्ति के उप समूह के कार्यों को क्या करती है, प्रभावित करती है। विभिन्न मानवीय आवश्यकताओं समाज में एक से अधिक सामाजिक समूहों का निर्माण करती है और इन समूहों में अपने अपने आदर्श एवं मान्यता जो है होते रहती है। आगे बात करेंगे, कहा जा रहा है कि ये विभिन्न समूह भी आपस में संबंधित रहते तथा प्रत्येक की मान्यताएं एवं आदर्श दूसरे को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे भारत, रूस, अमेरिका आदि देश है जो विभिन्न शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक समूहों या संगठनों में बटे हैं, पर एक ही देश के विभिन्न समूह और उप समूह आपस से संबंधित होते हैं और ये विभिन्न समूह भी समूह की बनावट को निर्धारित करते हैं। और उपयुक्त तत्व ही मुख्य जो है जो समूह की बनावट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी ये चार तत्व दिए गए हैं, ये चार तत्व क्या करते हैं, समूह के को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। सबसे पहला आकार, दूसरा समूह में स्थान, तीसरा हमारा जो है संबंध हो गया, और चौथा जो है हमारा सामाजिक संगठनों के साथ समूह का क्या संबंध होता है, वो चीज़। तो ये सभी तत्व क्या करते हैं, समूह को बनावट या संरचना में मदद करते हैं। अब आगे कह रहा है कि समूह का कार्य क्या होता है। अगर हम समूह का निर्माण कर लिए, समूह बना लिए, तो उसका कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, ये चीज़ बताया गया है। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का कुछ लक्ष्य या आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी समूह का सदस्य वो स्वीकार करता है
प्रत्येक समूह अपने सभी सदस्यों के कुछ मांगों को पूरा करते हैं और समूह के कार्यों को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बांट दिया गया। यानी हम समूह के कार्यों को कई तरह से बांट करके देखते हैं। जैसे सदस्यों को मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो व्यक्ति समूह से जुड़ता है उसकी क्या होती है, कुछ मुख्य आवश्यकताएं होती है और कुछ गौण आवश्यकताएं भी होती है, यानी सेकेंडरी आवश्यकता भी होती है और मुख्य आवश्यकताएं भी होती हैं। मुख्य आवश्यकताओं की बात करेंगे तो भोजन, कपड़ा और आवास, ये हमारी क्या है, मुख्य आवश्यकताएं हैं जिसकी आपूर्ति हमें करना है। लेकिन हम अकेले रहेंगे तो इसकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम समूह के साथ जुड़ते हैं। तो समूह का कार्य होता है व्यक्ति के मुख्य प्राइमरी आवश्यकताओं को क्या करना, उसकी पूर्ति करना, जो हम करते हैं। और फिर हमारी कुछ अलग आवश्यकताएं भी होती है तो उसकी भी पूर्ति जो है होती है। जैसे कहा जा रहा है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है और एक अकेला मनुष्य इन सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, समूह ही उसकी क्या करता है, इन आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमारी मेन आवश्यकता क्या है, भोजन है, वस्त्र है, आवास है, और इसकी पूर्ति हम समूह में जुड़ करके करते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट हो गया, हम किसी समूह का सदस्य बनते हैं तो उसका कार्य होता है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरा है गौण आवश्यकताओं की पूर्ति। गौण मतलब होता है द्वितीय। अब हमारा भोजन, वस्त्र, आवास ये तो प्राथमिक आवश्यकता हो गया, लेकिन जब हम द्वितीय आवश्यकताओं को अपना लेंगे, जैसे प्रतिष्ठा पाना हो गया, समाज में नाम कमाना हो गया, उसके बाद जो है पढ़ना लिखना हो गया, तो ये हमारे गौण आवश्यकता है। तो ये भी हम समूह में जुड़ करके ही क्या करते हैं, इसको भी प्राप्त करते हैं। तो कहा जा रहा है कि समूह के इन सहायक या अतिरिक्त आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। और डगलस ने अपने अध्ययन में पाया है कि समूह न सिर्फ मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है बल्कि सहायक आवश्यकताओं की भी क्या करता है, पूर्ति करता है। तो समूह से जुड़ करके हम इन आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। अगला है आधिपत्य भाव की संतुष्टि। आधिपत्य यानी किसी पर हम क्या करना, अपना अधिकार, किसी पर अपना अधिकार जमाने के लिए, अधिकार के लिए भी हम क्या करते हैं, समूह से जुड़ते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि समूह में कुछ व्यक्ति क्या होता है, लीडर होता है, नेता होता है, और कुछ अनुगामी यानी फॉलो करने वाले, यानी उसके पीछे चलने वाले। तो कोई लीडर हो गया और कोई उसके क्या हो गया, अनुगामी, उसके पीछे चलने वाला हो गया। तो समूह में व्यक्ति जुड़ता भी क्यों है, तो अपना संतुष्टि, अपना अधिकार पाने के लिए, आधिपत्य पाने के लिए। जैसे कहा जा रहा है कि नेताओं में आधिपत्य की भावना होती है, यानी किसी को अपना अधीन करने की भावना होती है, और अगर उनके इस भाव की संतुष्टि समूह में न हो सकता है, उनके कुछ असमानता आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कहा जा रहा है कि आधिपत्य की भावना होती है, और अगर उनके इस भाव की संतुष्टि समूह में न हो तो हो सकता है कि उनमें कुछ असमानता आ जाए। और समूह में नेता और अनुगामी दोनों होते हैं। नेता अपने आधिपत्य भाव की पुष्टि अनुगामियों को निर्देश आदि दे करके करता है, और नेता बनने की भावना बच्चों में 10-11 महीने की उम्र से ही आ जाती है, जैसा कि मोटेनो ने अपने अध्ययन में पाया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 10-11 महीने का जो बच्चा को कहा जा रहा है, तो क्या होता है कि जब छोटा होता है तो वो सोचता है कि मतलब कि मेरा काम जो है, मेरे माता पिता हर चीज़ करे, वो किसी भी चीज़ का जिद करे तो उसको पूरा करना पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अपने साथ जो रहने वाले लोग, यानी जो उसके अनुगामी है, उसको फॉलो करने वाले हैं, उससे क्या करता है, वो निर्देश देकर के अपना बात मनवाता है। तो वो नेता काम करता है। तो नेता और जो अनुगामी फॉलो करने वाले लोग हैं, वो भी एक हमारा क्या होता है, समूह में ही होता है। कि अगर हम समूह का निर्माण किए हैं तो उसका कार्य यही होता है कि हमें आधिपत्य भाव की भी क्या करना, संतुष्टि कराना। और चौथा कह रहा है कि नई आवश्यकताओं का निर्माण। तो जब हम समूह में जुड़ जाते हैं तो हमारी और आवश्यकताओं की तो पूर्ति होता है, लेकिन जो हमारी अलग अलग नई आवश्यकताएं होती हैं उसकी भी पूर्ति हमारा क्या करता है, समूह ही करता है। तो जो हम नई आवश्यकताओं का निर्माण होगा हमारे अंदर, उसकी भी पूर्ति ये करेगा। अगला आपका है कि व्यक्ति का समाजीकरण। तो हमारा समूह से जुड़ करके क्या होता है, समाजीकरण होता है। जैसे कह रहा है कि व्यक्ति के समाजीकरण में विभिन्न समूह, जैसे परिवार हो गया, पड़ोस, स्कूल, धार्मिक और आर्थिक संस्था क्या करती है, हमारा महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारा समाजीकरण करने में। तो समूह का कार्य भी होता है व्यक्ति का समाजीकरण करना, और समाजीकरण में परिवार, धर्म, पड़ोस, स्कूल, आर्थिक संस्था, ये सभी योगदान देते हैं। और अगला आपका है सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखना। तो हम अपने कल्चर को भी क्या करेंगे, बना करके रखेंगे। समूह में जुड़ते हैं, समूह का कार्य ये भी होता है कि हम अपने कल्चर को क्या करें, बना करके रखें, उसको समेट करके रखें। ठीक, इसके बाद आगे जो है क्या कहा जा रहा है, तो आगे कहा जा रहा है आदर्श कार्य। कार्य भी हम क्या करेंगे कि आदर्श वाला करेंगे। अब खराब कार्य नहीं करेंगे। जो समूह से व्यक्ति जुड़ता है तो उसका कार्य भी आदर्श वाला होता है। जैसे अनाथों की सुरक्षा देंगे, गरीबों की सहायता करेंगे, तो ये भी हम कार्य को करेंगे। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अगर गरीब है तो एक अकेला व्यक्ति उसकी क्या करता है, सहायता कर सकता है। ठीक,
कर सहायता भी कर सकता है या नहीं भी, पर समूह के अन्य सदस्यों को उसकी मदद करते देख वह भी उसकी क्या करता है, मदद करने लगता है। तो इसीलिए समूह का कार्य भी होता है कि अनाथों को, गरीबों को क्या करना है, मदद करना। तो ये भी उनका क्या होता है, आदर्श कार्य होता है। तो ये समूह का आदर्श कार्य हो गया। इसके बाद अगला अगर देखेंगे तो सुरक्षा भाव की पुष्टि, यानी व्यक्ति समूह से जुड़ता है तो सिक्योरिटी के लिए जुड़ता है कि मतलब उसको सुरक्षा महसूस हो सके, किसी से अगर उसको डर लग रहा है, भय लग रहा है, वो पीड़ित भी है तो वो क्या हो सके, समूह में सुरक्षा महसूस करके। क्योंकि अगर व्यक्ति जो है अपने को सुरक्षित जो है उसको सेव करना है तो अकेला व्यक्ति जो खुद को क्या करेगा, इनसिक्योरिटी मानता है, मतलब वो असुरक्षित मानता है खुद को। तो इसलिए अगर वो समूह से जुड़ता है तो वो सुरक्षित महसूस होता है खुद को, तभी वो समूह से जुड़ता है। अगला कार्य बताया गया कि सामूहिक विश्वास और सामूहिक कार्य। तो अगर हम समूह से जुड़ते हैं तो हमें उस पर विश्वास भी होता है, बिलीव भी होता है, और हम समूह के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम को करते हैं। यानी कह रहा है कि सामूहिक विश्वास के निर्माण में समूह का महत्वपूर्ण हाथ रहता है, और इसके साथ साथ सामूहिक कार्य, ग्रुप जो फंक्शन को निर्धारित और नियमित करना भी समूह का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और अंत में बताया गया है कि मान्यताओं का विकास और इन्हें मानना या इनके अनुकूल कार्य करना। तो यह हमारा अंतिम समूह का कार्य है कि हम मान्यताओं के अनुरूप भी काम करेंगे, या फिर कहा जा रहा है कि इनके अनुकूल कार्य करेंगे, या उस मान्यताओं का विकास भी हम करेंगे। तो यही सब चीजें था आपके समूह के कार्य में। समूह के कार्य, समूह के बनावट या संरचना जो जिन तत्वों पर निर्भर करती है उस तत्वों को हम लोगों ने देखा। समूह का एकत्रीकरण कैसे होता है, समूह की विशेषता क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा। थोड़ा सा स्पीड में मैंने चीज़ों को बताया। एक बार आप लोग खुद से पढ़िएगा किताब को, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं फिर से आप लोग को बताऊंगा। बाकी आज का ये टॉपिक आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और हाँ, जो व्यक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा बिहार एसएस लुकर्स एकेडमी चैनल है, इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।